Welcome class 10th. Today we are going to study about one of the most important chapter of your science, chapter 5, periodic classification of elements. Periodic classification of elements में क्या पढ़ेंगे आप? What was the need of the periodic classification? What was the need of classification? Why elements were classified? And name of the scientist who gave their statement regarding the classification of the element. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो उठता है, क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या थी? वाई द एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड? टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजियर, एलिमेंट्स की स्टडी को इजियर किया जा सके, इसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किया गया था. क्लासिफिकेशन मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है, उनको एक साथ रख दो. तो आप जो एक एक करके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, उसकी बजाय आप एक पूरे ग्रुप बन जाएगा एलिमेंट्स का, उसके बारे में स्टडी करोगे. सो टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड. और ये क्लासिफिकेशन आप डेली लाइफ में भी देखते हो. आपने खुद साइंस की बुक में देख लीजिए, पहले चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्क्रिप्शन है, आपको दिया हुआ है. उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दिया हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ. तो फर्स्ट चैप्टर को क्लासिफाई किया गया है टाइप्स ऑफ रिएक्शन. सेकंड चैप्टर में आइए एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में बताया गया. थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बताया. फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड. एंड योर फिफ्थ चैप्टर इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. एंड केमिस्ट्री को अलग रखा गया है, फिजिक्स को अलग रखा गया. बुक तो एक ही है, लेकिन सबके चैप्टर अलग अलग क्यों बनाए गए? इलेक्ट्रिसिटी एंड आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अलग अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि जब तक आप क्लासिफाई करके, डिफरेंशिएट करके अलग अलग चीजों को नहीं रखेंगे, आप उसको अच्छी तरह स्टडी नहीं कर सकते हैं. सो जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं, एट दैट टाइम जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, वो एक जैसी होनी चाहिए. जैसे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आज आपसे हम डिस्कशन करेंगे, तो इसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम आएंगे जिन्होंने क्लासिफिकेशन में पहले अपना जो भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया, या ये चीज सिमिलरिटी होती है, ये चीज होती है, तो आपको एक तरीके से, सिमेट्रिक तरीके से बताया जाएगा कि इसका इनिशिएटिव करने वाला कौन साइंटिस्ट था और आज की तारीख में हम कहां पर खड़े हैं और क्या पढ़ रहे हैं. तो इसमें सबसे पहले नाम जो आता है वो आता है नाम डॉवरियर ट्रायड का. डॉवरियर साइंटिस्ट थे. उन्होंने कहा था कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज रफली द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट. अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास में आप लिख दें, तो बीच वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी के फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसके एवरेज के बराबर आता है. यानी फर्स्ट एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट. सो पहले साइंटिस्ट का नाम जिसने बताया था ट्रायड. डॉवरियर ने बताया था हमें सबसे पहले. लेकिन ट्रायड मीन्स क्लस्टर ऑफ 3 आइटम्स. तो यहां पर क्लस्टर ऑफ 3 एलिमेंट्स, डॉवरियर ने 3 एलिमेंट का क्लस्टर बनाया, कलेक्शन किया और बताया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट्स, इसका आप एटॉमिक मास देखेंगे तो लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23 होता है एंड पोटेशियम का 39 होता है. आप देखिए लिथियम 7, सोडियम 23 एंड पोटेशियम 39. सो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, 46 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट. तो वही बात बताना चाहते थे डॉवरियर कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो एलिमेंट बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. देन एटॉमिक मास ऑफ द
जो मिडिल एलिमेंट है दैट इज इक्वल टू रफली द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ये एलिमेंट्स आप ध्यान से देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक किस ग्रुप से, अगर आपको मॉडल पीरियोडिक टेबल में आप जाओगे सारे के सारे एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ओके, फिर उन्होंने दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में बताया था, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। ये देखिए आप नहीं जानते होंगे क्योंकि 20 तक जो आपने टेबल पढ़ी है उसमें इसका नाम नहीं है, बेरियम। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरा जो सेट उन्होंने दिया था क्लस्टर ऑफ 3 एलिमेंट्स, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, और थर्ड जो था दैट वाज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये जो एलिमेंट्स हैं मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना, ये फर्स्ट ग्रुप से हैं, ये एलिमेंट सेकेंड ग्रुप से, अभी आपको ग्रुप और पीरियड की जानकारी नहीं है, सेकेंड ग्रुप से हैं, और ये आपके 17 ग्रुप से, ध्यान रखना बस। आप एक चीज आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने 17 ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनको लिखा है, इसमें ये हेलोजन फैमिली से हैं, क्योंकि इनके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लोरीन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वाला जो वीडियो मैंने भेजा था, तो क्लोरीन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे तो 2,8,7 लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये किस हेलोजन फैमिली से है, तो आप देख सकते हैं ध्यान से, डोमिनियन ट्रायड में एक हेलोजन जो सबसे पहले आता है वो अब्सेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है, दैट इज फ्लोरीन। इस बात का ख्याल रखना, विच हेलोजन इज नॉट प्रेजेंट इन डोमिनियन ट्रायड, दैट इज फ्लोरीन। तो डोमिनियन की ये बस यही सबसे बड़ी कमी थी कि उस समय तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे उसमें से केवल 3 ट्रायड्स डोमिनियन हमें देख सके, बता सके केवल इनके बारे में। बाकी के एलिमेंट जो थे, कमी क्या रह गई इसमें, बाकी के जो एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी वो इस चीज को ओबे नहीं कर रहे थे, वो इस चीज को ओबे नहीं करते, बहुत लिमिटेड उनका ये था चीज, इसलिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन इनिशिएटिव थे, स्टार्ट किया था, कुछ तो बताया था। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखिएगा जो कुछ भी बताया था डोमिनियन ने, ये सारे के सारे एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में देखिएगा। जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाएंगे ऊपर से नीचे, तो लिथियम के बाद सोडियम और पोटेशियम आता है, और एक कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम आता है सेकेंड ग्रुप में, एंड 17th में क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आए। यानी कुछ हद तक वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच एक रिलेशन निकालने की, एलिमेंट्स के बीच एक रिलेशन निकालने की, सिमिलरिटी का जो रिलेशन होता है उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए न्यूलैंड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या कहा था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर repeated if elements are arranged according to increasing order of their atomic masses, atomic weights. The properties of elements are repeated just like the notes of the music. जैसे म्यूजिक के नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा के बाद 8वें नंबर और फिर सा जैसे आता है, वैसे हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में उस समय जो एलिमेंट्स 56 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, फर्स्ट एलिमेंट वाज हाइड्रोजन, इस बात का ध्यान रखना, एंड द लास्ट वाज थोरियम, सिंबल TH, एटॉमिक मास 56, इसका एटॉमिक मास 1। लेकिन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की भी अपनी कुछ लिमिटेशन थी, लिमिटेशन मींस कमी, डीमेरिट्स, एनोमलीज, कुछ भी कहा जा सकता है। क्या लिमिटेशन थी, इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, केवल कैल्शियम तक इसका जो रूल था अप्लाई हो पा रहा था, केवल कैल्शियम तक। सेकंड थिंग क्या थी, सेकंड थिंग ये थी कि न्यूलैंड ने डिक्लेयर किया कि नो मोर एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। सबसे बड़ी गलती ये आई थी, लॉट ऑफ एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। एंड थर्ड, सम एलिमेंट्स वर kept in a slot having different properties। कुछ ऐसे एलिमेंट जिनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टी, उनको एक स्लॉट में रख दिया गया था, एंड सम एलिमेंट्स व्हिच रिसेम्बल्स लाइक प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी, दे वर फार अवे, उनको दूर कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। ये कमियां थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। सो ये वाला लॉ भी
बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन स्टडी चल रही थी, क्लासिफिकेशन चल रहा था इस दौर में, इसी में मेंडलीव का नाम आया। मेंडलीव ने काफी हद तक अच्छी कोशिश की, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ निकाला। क्या बोला? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की होती हैं वो अपने आप को रिपीट करती हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। मेंडलीव भी वो साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि हॉरिजॉन्टल रोज, पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स होते हैं, और उसके हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज भी किया था। उन्होंने कुछ गैप्स छोड़े थे, ये देखिए सारी थ्योरेटिकल चीजें, गैप्स छोड़े थे कि इन फ्यूचर सम मोर एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड एंड देयर प्रॉपर्टीज विल बी लाइक दिस एंड दिस, और वो कुछ हद तक बहुत सही थे, है ना। तो मेंडलीव ने काफी हद तक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अच्छी तरह से कर लिया था, यानी आपका एक बेस दे दिया था। जो हमारे पास आज है टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे हम कहते हैं, उसका बेस मेंडलीव ने दे दिया था। इसके बावजूद भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कई कमियां थी। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये कभी कभार अल्कली मेटल की तरह बिहेव करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, और स्टेबल होना चाहता है तो कभी कभार हेलोजन्स की तरह बिहेव करता है कि किसी 7 इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए और मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हीलियम की तरह हो जाए। तो हाइड्रोजन को प्लेस नहीं दे पाए थे मेंडलीव। दूसरी बात, आइसोमर्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, तब इस चीज को मेंडलीव जो है आपके आइसोमर्स को भी प्लेस देने में, बताने में, उनके बारे में बताने में कहाँ रखा जाए, और नोबल गैसेस को जिनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर, इन सब चीजों पर मेंडलीव ज्यादा लाइट नहीं डाल पाए, इनके बारे में जस्टिफाई नहीं कर पाए कि क्या होगा, कैसे होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। इसलिए मेंडलीव के टेबल को कंप्लीट टेबल नहीं माना गया, और लोग इसमें लगे रहे कि क्या किया जाए ऐसा कि जिससे कि हम स्टडी ऑफ एलिमेंट्स प्रॉपर तरीके से करें, कोई ऐसा रूल हो, कोई ऐसी चीज हो जिससे कि कोई भी उसमें गलतियां ना हो, एरर ना हो, किसके साथ तो सही हो रहा है, इसके साथ जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं इनके बारे में हमें फुल इंफॉर्मेशन मिले। तो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब आया, जब साइंटिस्ट लोग लगाए, ये आपका एक डोमिनेट राइड हो गया, एक न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव्स हो गया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, देखिए वर्ड्स पूछ आते हैं, बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, मेरिट्स, डीमेरिट्स, लिमिटेशंस, डीमेरिट्स को लिमिटेशन भी कहा जाता है, एनोमलीज भी कहा जाता है, एडवांटेज कहा जाता है, बेनिफिट्स कहा जाता है, ये सारी चीजें मेरिट्स को। तो मेंडलीव के बाद अब हेनरी मोसले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ले आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां तक अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इसको आप थ्योरेटिकल में रख सकते हैं। थ्योरेटिकल में क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि स्टडी करने के लिए इसमें कुछ ज्यादा आप लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, जो साइंटिस्ट लोगों ने बोल दिया वही चीज आप पढ़ रहे हो। लेकिन अब मैं हेनरी मोसले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, जिसमें अब मैं बताने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका हर साल एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज divided into 7 horizontal rows। ध्यान दीजिए, जिन्हें कहा जाता है पीरियड्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिन्हें कहा जाता है ग्रुप्स। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर दिस चैप्टर, जिसमें से हर साल 3 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है, जिसे कहते हैं स्टडी ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीरियड। तो पीरियड क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज, ऐसी 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स। So modern periodic table is divided into 7 period and 18 groups. Okay.
अब आपको यहां पर ग्रुप एंड पीरियड में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यहां पर आपको ट्रेंड देखना होगा। आपको ये चीज देखना होगा कि किसी ग्रुप में, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, टेबल में आप अपने देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपको दिया हुआ है उसको आप देखोगे तो आपको ये सारी बात, लेकिन ये बातें, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको समझना होगा, रटने का कुछ नहीं है। कोई इसको रट नहीं सकता। जो चीज मैं बताने जा रहा हूं इसे आप रट नहीं सकते, और रट कर जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। These are the elements of third period. ये तीसरे पीरियड के एलिमेंट हैं। आप देख लीजिएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर किसी नंबर का, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया? हाउ विल यू आइडेंटिफाई टू विच पीरियड डज इट बिलोंग? आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करने में जितने शेल आ रहे होंगे, दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन टू विच पीरियड डज इट बिलोंग। जैसे यहां पर देखिए, सोडियम से लेकर आर्गन तक मैंने लिखा है, सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में 3 सेल आ रहे हैं, यानी 3 डिजिट आ रही हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल। व्हाई दिस बिलोंग्स टू किसको? थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं। ओके, ग्रुप्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हो आप? अगर लास्ट में 1 आए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में, वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर वो 1 आए फर्स्ट ग्रुप, 2 आए सेकेंड ग्रुप, 3 आए 13th ग्रुप, 10 प्लस कर दो, 4 आए 14th ग्रुप, 5 आए 15th ग्रुप, एंड सो ऑन, 8 आए तो 18th ग्रुप। तो पीरियड्स के लिए नंबर ऑफ सेल, जितने सेल आते हैं दैट इज पीरियड नंबर। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। आप करिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2,6, कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। लास्ट में कितने आ रहा है? वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। इट बिलोंग्स टू 6 + 10, 16 ग्रुप, 16 ग्रुप को बिलोंग करता है। अब मैं आपको यहाँ पीरियड जो एलिमेंट्स लिखे हैं इसके पीछे रीजन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। जब लेफ्ट टू राइट हम किसी पीरियड में जाता है कोई स्टूडेंट, व्हाट हैपेंस टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, इसके बारे में आपको समझना है, रटना नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, समझिए, लास्ट सेल में यहां 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इंक्रीजेस 1 to 8, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, वैलेंसी 3, वैलेंसी 4। जो वीडियो पोस्ट की है उसमें मैंने बताया है कि अगर लास्ट में 1, 2, 3, 4 आए तो वैलेंसी वही होती है, 4 से ज्यादा है तो एक में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 0। तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? इंक्रीजेस 1 to 4 and then gradually decreases to 0। ग्रेजुअली मतलब एकदम से सडन फॉल नहीं हो जाता, 0 हो जाता कि 4 से 0 हो जाता। 4, 3, 2, 1, आराम से जिस तरह से इंक्रीज किया उस तरह से डिक्रीज करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, तो ये चीज आप रखिए मत। ये जो टेबल मैंने बनाया है चीज है, ये आप भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करोगे तो देखो कि सबसे पहला एलिमेंट कौन है जिसमें 3 सेल आते हैं, वो सोडियम है। और सबसे लास्ट कौन है? आर्गन है। आर्गन के बाद पोटेशियम आएगा, पोटेशियम का हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2, 8, 8, 1, वो 4th पीरियड में चला जाता है। तो 3rd पीरियड में आपके यही 8 एलिमेंट्स हैं। 3rd एटॉमिक रेडियस, जिसको साइज भी बोल सकते हैं, एटॉमिक
साइड। पहले तो आप ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट जिसमें इसको मेजर किया जाता है, पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 10⁻⁻12 मीटर। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज के साथ क्या होगा, ध्यान से देखिए। सबके पास तीन सेल है, सबके पास 3 सेल है, इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके भी पास है। अब आप देखिए, ये है सोडियम का, और यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। ये है क्लोरीन का, इसके पास भी 3 सेल है, और इसके पास कितने हैं? 17। ये प्रोटॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको अपनी तरफ खींचते हैं, समझे? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो यहाँ 11 लोग खींचने वाले, यहाँ 17 लोग है, कौन ज्यादा खींचेगा? ये लोग। जब ये लोग ज्यादा खींचेंगे तो इसका साइज कम हो जाएगा। किससे? इससे। ये सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज एट द न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा इस बात का। डिक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज from at nucleus. Okay. Fourth, chemical reactivity. केमिकल रिएक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी, जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है? When we move from left to right in a period, किसी पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी के साथ क्या होता है? देखिए, पीरियड में आपके मेटल नॉन मेटल सब मिक्स होके आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, 281, इसके 2 पार्ट कर देते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। 281, 282, 283, इसके पास 11 प्रोटॉन है, इसके पास 12 है, और इसके पास 13। इसके इलेक्ट्रॉन को कोई इजीली खींच सकता है, मतलब गेन कर सकता है, क्योंकि केवल 11 प्रोटॉन ने इसे बांध के रखा है, और यहां पर 12 हो गए, यहां पे 13, यानी मुश्किल हो जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स को खींचना मुश्किल हो जाता है। मींस मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। भाई 11 प्रोटॉन ने इसे बांध के रखा है, जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यहां 11 प्रोटॉन ने, और यहां 12 प्रोटॉन ने, यहां 13 प्रोटॉन ने। तो यहां पे ज्यादा फोर्स लगा के बांध के रखा है ना, तो इसको खींच पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, एक तरीके से आप और देख सकते हैं, इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको 2 और इसको 3, तो ये बहुत तेजी से करेगा, इसकी स्पीड और कम और इसकी स्पीड और कम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर होने पर इलेक्ट्रॉन को कोई खींच नहीं सकता, लेकिन वो खुद इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। उसके इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं खींच सकता, क्योंकि उसको खींच के रखा हुआ है, और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो यहां पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, नॉन मेटल यहां से स्टार्ट होता है 285 से, ये 3 इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, खींच सकता है। इसके पास कितने हैं? 15, ये भी खींच सकता है 16, लेकिन ज्यादा फोर्स से। ये भी खींच सकता है और ज्यादा फोर्स से, क्योंकि इसके पास 17 है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। तो जब मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, तब क्या बनता है आपका? केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी के रिगार्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिक्रीजेज, देन इंक्रीजेज, उसके बाद इंक्रीज करता है।
केमिकल रिएक्टिविटी की बात होती है। जब भी हम डिक्रीजेज की बात करते हैं तो उसमें हम मेटल की बात कर रहे होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जब इंक्रीजेज की बात कर रहे होते हैं तो उस समय हम नॉन मेटल की बात कर रहे होते हैं। आगे अब हम ग्रुप्स के बारे में ही बिल्कुल ऐसी स्टडी करेंगे। अभी हम जब पीरियड की बात कर रहे थे बार बार वर्डिंग यूज कर रहे थे, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है। ग्रुप के बारे में जब करेंगे टॉप टू बॉटम, क्योंकि वर्टिकल कॉलम्स है ना, ऊपर से नीचे आएंगे। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन एलिमेंट्स के नाम लिया हूं। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी कि मैंने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को और 17 ग्रुप को, जैसे कि आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जितने शेल आ जाए तो पीरियड नंबर होता है, किस पीरियड को बिलोंग करता है। लास्ट में 1 आए तो फर्स्ट ग्रुप, 2 आए तो सेकेंड ग्रुप, 3 आए तो 13 ग्रुप, 4 आए तो 14 ग्रुप, 10 प्लस कर देते हैं तो 7 आया तो 17 ग्रुप, यानी ये मेटल है और ये नॉन मेटल। कुल मिला के बात ये है। अब मैं इसको बारे में भी आपको बताऊंगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बताइए जब ऊपर से नीचे आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, रिमेन्स सेम। देखिए 111, 777, वैलेंसी रिमेन्स सेम, ये भी रिमेन सेम होती है, चेंज नहीं होती है। एटॉमिक साइज, बताइए एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो भी है इंक्रीजेस, व्हाई, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल। ध्यान से देखिए, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं, और जब सेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ता जाएगा। 4 केमिकल रिएक्टिविटी, यहां भी इसके 2 पार्ट होंगे। कौन से 2 पार्ट? मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। क्योंकि यहां पर जैसे कि पीरियड में एक ही पीरियड में मेटल नॉन मेटल दोनों इंक्लूडेड हो गए थे, मेटलॉइड भी आ गया था। यहां पर ऐसा नहीं है, एक ग्रुप के एलिमेंट जो होंगे सब एक जैसे होंगे। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है सारे, सबके लास्ट में 1 आ रहा है, सारे के सारे मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, और ये लास्ट में 7 आ रहा है तो ये सारे के सारे नॉन मेटल है, ये सारे के सारे हेलोजेंस हैं। तो इसलिए मैं नॉन मेटल के बारे में, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बताइए इनके एक इलेक्ट्रॉन को कोई खींचेगा अपनी तरफ, ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉन लेंगे तो नहीं, इनके एक इलेक्ट्रॉन कोई खींच के ले जाएगा। तो सबसे इजी कौन, इसको खींच के ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, जो चीज इसे पकड़ के रखी है उससे बहुत दूर है, न्यूक्लियस से एक चौथे सेल पर आ रहा है, तो इसको बड़े इजीली खींच लेगा। इसको खींचने में मुश्किल होगी क्योंकि केवल 3 सेल पर है, और इसमें और मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल इसमें होगी। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, बिकॉज बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जिस बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है प्रोटॉन्स का, वो कम हो जाता है, इसलिए ये बड़ा इजी हो जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन को कोई खींच के ले जाए या अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। यहाँ उल्टा कार्यक्रम है, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है। नॉन मेटल की बात जब आप करते हैं तो ये किसी से एक्सेप्ट करता है, तो इसके पास तो केवल 2 सेल है, जल्दी से खींच लेगा अपनी तरफ। 3 है, थोड़ी मुश्किल आएगी, 4 है और मुश्किल आ रही है। तो आप यहाँ क्या सीख रहे हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक। एंड आपको मैं बता दूं, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, यानी कि इसके अंदर सबसे ज्यादा एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, क्योंकि केवल 2 सेल की दूरी पर है इसका 7, बड़े इजीली खींच लेता है।
तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे होगा, केमिकल रिएक्टिव टेबल में जाइए, पोटेशियम के बारे में कहा जाता है, वो बहुत इजीली प्रोटॉन को अपने अंदर खींच लेता है। सो आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। आपको ये चीज रटनी नहीं है, लिख के समझना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है पूरी तरह आपका एनालिटिकल होता है, लॉजिकल होता है, उसमें आपको ढेर सारा लिखना नहीं पड़ता है, बस आपको बताना पड़ता है कि इसका ये होगा, उसका वो होगा। तो सबसे पहले आप एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज जो है, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी निकालना सीखिए, उस वाले वीडियो से अपने आप को क्लियर कीजिए। फिर उसके बाद अब जब आप इस वीडियो को देखें तो शुरुआती वीडियो की जो शुरुआती 15 मिनट है वो थ्योरेटिकल स्टडी की तरफ है, लेकिन लास्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप आता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, and I repeat, one question from this portion will appear in your board exam, so get ready for it. Thank you.